कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी के मौसम में तैयार होने वाली सब्जियां हैं। अन्य सब्जियां इन दिनों उपलब्ध नहीं होने के कारण बाजार में इनका अच्छा भाव मिलता है और इन दिनों कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः खरबूजा, तरबूजा, लौकी, खीरा, करेला, तोरई इत्यादि की खेती की जाती है, जिनकी बुआई फरवरी से मार्च तक की जाती है और ये फसलें इस समय कई अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, इन फसलों को कीट रोगों से नुकसान अधिक होता है, इसलिए नुकसान से बचाने के लिए कीट रोगों का नियंत्रण उचित समय पर करें, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह। जो कुकुरबिट्स हैं, जिन्हें कद्दू वर्गीय सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है, तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में इस समय जो प्रमुख रोग देखने को मिल रहे हैं वो डाउनी मिल्ड्यू रोग है, जिसे मृदरोमिल आसिता रोग के नाम से जाना जाता है। जब वातावरण का तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है तब इस रोग का प्रकोप होता है। किसान भाई देखेंगे पत्तियों पर कोणीय धब्बे नज़र आते हैं और जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो जहाँ पर ये कोणीय धब्बे होते हैं उसके नीचे जो है निचली सतह पर पत्ती के रुई के समान जो है ग्रोथ दिखाई देती है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाजार में बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है रिडोमिल। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो जो मृदरोमिल रोग लगता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, इसकी रोकथाम आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। इसी तरीके से झुलसा नामक रोग देखने को मिलता है। इस समय जो है जो कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं उसमें झुलसा नामक रोग, जिसे एंथ्रेक्नोज के नाम से भी जाना जाता है, गोलाकार, अंडाकार या कोणीय धब्बे जो है भूरे रंग के नज़र आते हैं, पत्तियों पर, तने पर भी दिखाई देते हैं। और जब इस रोग की उग्रता बढ़ती है तो संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है, उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो ऐसा अगर लक्षण दिख रहा है तो किसान भाइयों को चाहिए कि क्लोरोथैलोनिन नामक दवा आती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो इस एंथ्रेक्नोज या जो झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रोकथाम बहुत आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। सबसे जो प्रमुख कीट है वो लाल भृंग कीट है और ये 5 से 6 मिलीमीटर लंबा कीट होता है और लाल रंग का होता है। तो ये कीट जो है पत्तियों में छिद्र कर देता है, जो पुष्प आते हैं उसको भी खा जाता है, जिससे जो है उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाज़ार में मिथाइल पैराथियान डस्ट आता है, सुबह के समय जो है इसका अगर वो डस्टिंग कर देते हैं इस मिथाइल पैराथियान का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो इस कीट का नियंत्रण बड़ी आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कीट लगता है इसमें तना छेदक कीट, जो कुकुरबिट्स लगे हुए हैं जिसमें लौकी है, करेला है, तुरई है, खीरा है, जब इसकी बढ़वार होती रहती है तो तने में जो है ये छिद्र कर देता है तना छेदक कीट जो है, जिससे पौधे की बढ़वार काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाज़ार में बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है जिसका नाम है कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड, 50% एसपी के नाम से आता है। इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इस तना छेदक कीट की रोकथाम किसान भाई बहुत आसानी से करके कुकुरबिट्स से जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख कीट लगता है फल मक्खी है। जब फल आ जाता है कुकुरबिट्स में तो ये फल मक्खी जो मादा कीट होती है ये छिलके के अंदर अंडे दे देती है और अंडे से जो है सूंडी निकल करके अंदर ही अंदर जो गूदा होता है उसको वो खा जाती है। किसान भाई देखते होंगे कि कभी कभी जो है फल टेढ़ा हो जाता है, लौकी है, कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, तो जहाँ पर इस कीट का प्रकोप होता है वहीं से जो है जो फल होता है वो टेढ़ा हो जाता है। और इस कीट के नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा उपाय है किसान भाइयों के लिए कि मैलाथियान वो 40 मिलीलीटर ले लें और 20 लीटर पानी ले लें और उसमें 200 ग्राम गुड़ मिला लें। इस घोल को तैयार करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर 200 पौधे पर छिड़काव कर दें तो इस कीट का नियंत्रण जो है किसान भाई बहुत आसानी से करके और जो फल मक्खी जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि फल अच्छा होगा और बाजार मूल्य जो है वो उन्हें अच्छा प्राप्त होगा। फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए बाजार में यूजिनॉल ट्रैप उपलब्ध है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं या इसे घर पर भी तैयार किया जा सकता है, जिसके लिए बाजार में उपलब्ध मिथाइल यूजिनॉल रसायन, अल्कोहल और मैलाथियन लेकर आएं और
60, 40 और 20 के रेशियो से घोल तैयार करें। इस घोल में लकड़ी का गुटका रात भर डुबो कर रखें। इसके बाद किसी वाटर बॉटल में छोटा सा कट करके गुटके को लगा दें, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बॉटल में नीचे पानी भर दें। ट्रेप में मादा की गंध से नर इस ट्रेप में फंस जाता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन इसका प्रयोग फसलों में फूल आने से पहले करना होगा, तभी उचित लाभ मिलेगा। प्रदेश में मशरूम का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। हमारे जो किसान ढिंगरी और दूधिया मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, वे इसमें आने वाली समस्याओं और इसके बचाव उपचार पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इसके उत्पादन में किसी भी तरह की कोताही बरतते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव मशरूम के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए ढिंगरी और दूधिया मशरूम में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इनका समाधान क्या है, आइए जानते हैं उदयपुर के डॉक्टर SK शर्मा से। हजारों सालों से विश्व भर में मशरूमों की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों ही रूपों में रही है। ये पोषण का भरपूर स्रोत हैं और स्वास्थ्य खाद्यों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मशरूम में वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती है, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, और इस वसा युक्त भाग में मुख्यतः लिनोलिक अम्ल जैसे वसा युक्त अम्ल होते हैं। ये स्वास्थ्य हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। पहले मशरूम का सेवन विश्व के विशिष्ट प्रदेशों और क्षेत्रों तक ही सीमित था, पर वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों के बीच संप्रेषण और बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने सभी क्षेत्रों में मशरूम की पहुंच को सुनिश्चित किया है। मशरूम तेजी से विभिन्न पाक, पुस्तक और रोजमर्रा के उपयोग में अपना स्थान बना रहे हैं। एक आम आदमी की रसोई में भी उसने अपनी जगह बना ली है। उपभोग की चालू प्रवृत्ति मशरूम निर्यात के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को दर्शाती है। अप्रैल और मई ये जो 2 महीने हैं, और जून भी इसमें अपन शामिल कर लें, तो इस दौरान तापमान काफ़ी अधिक रहता है। और इस वक्त हमारे किसान भाई हैं वो ढिंगरी मशरूम की खेती करते हैं और एक दूध छाता मशरूम की खेती करते हैं। जब हम लोग बेग लगाते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी के कारण चूँकि आपको 2 तरह के हमने विधियां बताई हुई है। एक तो गर्म पानी से आप इसको भूसे को स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरा विधि है कि आप उसमें केमिकल डालते हैं। केमिकल में जैसे बाविस्टिन है, फॉर्मल्डिहाइड है और डाइवेप है या नुवान है, ये अपन तीनों चीज़ें उसमें डालते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि किसान भाई उसकी उचित मात्रा नहीं डालते। जो उसकी उचित मात्रा है वो है 200 लीटर का, अगर आप एक ड्रम लेते हैं जिसमें आप भूसे को गलाते हैं तो उसमें लगभग 12 किलो सूखा भूसा आता है, और पानी की मात्रा लगभग 90 से 95 लीटर होती है, और उसमें हम 400 मिलीलीटर तो फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं, लगभग 8 ग्राम बाविस्टिन डालते हैं और 30 मिलीलीटर नुआन डालते हैं। आप इसको अच्छी तरह किसी लकड़ी से या किसी भी लोहे की चीज़ हो उससे हिला के अच्छी तरह घोलें। उसमें घोलने के बाद जब ड्रम में डालें तो अच्छा फैला के डालें और उसके तुरंत बाद ढक्कन को बंद कर दें। और जो भूसा निकालना है वो कल सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे निकाल लो। क्या होता है कि किसान भाई जनरली हमेशा यही करते हैं कि दिन में जब टाइम मिला 10, 11 बजे, 12 बजे निकाला तो धूप भी बढ़ेगी और हवा में बहुत सारे जो फफूंद और बैक्टीरिया वो बहुत उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और इससे भी जल्दी अगर सुबह कर सकते हैं तो वो और उत्तम रहेगा, क्योंकि सुबह के वक्त कंटामिनेशन बहुत कम आता है। जिन कमरों में मशरूम की खेती की जा रही है उनमें कम से कम एक खिड़की और एक दरवाजे का होना अति आवश्यक है। आप इस बेग में देखेंगे जो हरी फफूंद आ रही है, कई जगह अभी आपको बैक्टीरिया की भी ग्रोथ दिखेगी। जैसे कई जगह इसके बेग में ग्रोथ की बढ़वार रुक गई है, ऐसा कई जगह ये देखें कि दूसरी मशरूम आने लग गई, ये जो जिसको इंकी कैप कहते हैं, ये कंटामिनेशन भी आ जाता है। ये सब इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो स्टरलाइज करने का मेथड है उसकी कमी हमारे यहाँ भी हो रहा है। देखिए आप, ये जैसे ये बैक्टीरिया का कंटामिनेशन आ रहा है, इसमें ये बैक्टीरिया का कंटामिनेशन आ रहा है, ये हरी फफूंद आ रही है, ये एक दूसरा कुछ आ गया, ये मशरूम वो नहीं है जो मशरूम होनी चाहिए। इसमें आएगी वो कॉपराइनस जो एक तरह का कंटामिनेंट है।
बस इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप जितना, एक तो मात्रा, दवाई की मात्रा पूरी सही तरीके से डालें। नंबर 2, इसको ढक्कन को अच्छी तरह बंद रखें। नंबर 3, सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको बेग को लगाने की कोशिश करें। बेग में एक बार जैसे इस तरह की हरी फफूंद और ये जो कंटामिनेशन आ गया, तो उस बेग में से आप सोचो कि इस कंटामिनेशन को हटा दें, वो मुश्किल काम है, वो नहीं हो सकता। अगर आप वो करने चलेंगे तो जो आपके अच्छे बेग हैं वो भी कंटामिनेट हो जाएंगे, और ये स्पोर, इसके छोटे छोटे स्पोर होते हैं, वो हवा में उड़ के पूरे आपका जो जिसमें मशरूम उगा रहे उस रूम में फैल जाएंगे। इस तरह से आपका बेग खराब ज़्यादा होंगे, मशरूम भी खराब होगी। इसलिए सबसे अच्छा काम है सुबह जल्दी बेग लगाएं और बताई हुई मात्रा का सही उपयोग करें। कि जिन बेग में इस तरह से हरी फफूंद आ जाए, उनमें कई बार ऐसा होता है कि हरी फफूंद भी आ रही है, साथ में मशरूम की भी ग्रोथ आ रही है, तो ऐसे बेग को क्या करिए, आप खोलिए ही मत। उसमें से जितनी मशरूम आनी होगी, उसमें जो छेद किए हुए ना बेग में, उसमें से मशरूम आ जाएगी अपने आप। वो मशरूम खराब नहीं है, वो खाने लायक ही है। मशरूम में हरी फफूंद, ये कस्तूरा कुकुरमुत्ते में सबसे अधिक सामान्य रोग है, जहां क्यूबों पर हरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसके नियंत्रण के लिए फॉर्मेलिन घोल में कपड़े को डुबाइए और प्रभावित क्षेत्र को पोंछ दीजिए। यदि फफूंदी आधे से अधिक क्यूब पर आक्रमण करती है तो संपूर्ण क्यूब को हटा दिया जाना चाहिए। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि दूषित क्यूब को पुनः संक्रमण से बचाने के लिए फसल कक्ष से काफी दूर स्थान पर जला दिया जाए अथवा दफना दिया जाए। इसका जो सुगंध होती है ना इसकी मशरूम की, इससे कीड़े आकर्षित होते हैं। तो आपके अगर जैसे खिड़कियों में जाली अच्छी तरह लगी हुई है तो कीड़े नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है नमी। इस वक्त चूंकि वातावरण में नमी कम रहती है, अभी तो चलो थोड़ा बारिश का, बादल का मौसम हो रहा है, ये तो ज़्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन जब गर्मी पड़ेगी तो अपना जो राजस्थान है उसमें सूखा रहता है, सूखा ड्राई जिसको कहते हैं, सूखी गर्मी होती है। जो साउथ है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो अपने यहाँ की कंडीशन में वहाँ की कंडीशन में बहुत अंतर है। इसके लिए आप कमरे में नीचे भी पानी छिड़कें, आसपास भी पानी छिड़कें और बेग के ऊपर भी पानी, दिन में कम से कम 5 से 6 बार आपको पानी डालना है। दूसरा, ये जो फोगर लगा रखे हैं, आप देख रहे हैं फोगर, तो दिन में 4-5 बार इसको चला दीजिए। इसमें तापमान, जो कमरे का तापमान इस वक्त 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि स्वस्थ पौधी अधिक उपज का आधार होती है, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि कुछ किसान भाई अज्ञानतावश या लापरवाही के चलते नर्सरी की शुरुआती अवस्था में उसकी सही तरह से देखरेख नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी नर्सरी कई तरह के कीट और रोगों की चपेट में आ जाती है, जिसका खमियाजा किसान भाइयों को आगे भुगतना पड़ता है। तो आज हम इसी समस्या के समाधान हेतु मृदा सौरीकरण तकनीक के बारे में जानकारी लाए हैं, जो कि स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु बहुत ही लाभकारी तकनीक है। तो इसे आप प्रयोग में लाकर किस तरह स्वस्थ नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण या कहें सॉइल सोलराइजेशन, यह भूमि शोधन करने का एक अच्छा तरीका है। इस प्रक्रिया से हम मृदा में उपस्थित नाशी जीवों पर काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं और यह छोटे स्तर या छोटे क्षेत्रफल के लिए काफी उपयोगी है। इस विधि से मृदा को उपचारित करके धान, फूल और सब्जी इत्यादि की पौधशाला उगा सकते हैं। अगर आप मृदा का सौर उपचार करके पौधशाला तैयार करेंगे तो उसमें न तो कोई कीट बीमारियां आएंगी और न ही खरपतवार उगेंगे। इस गर्मी के मौसम में जहां जून माह में सबसे उच्च तापक्रम होता है, तब इस विधि में भूमि पर पॉलीथीन बिछाकर हम तापमान नियंत्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में पहले जिस भूमि पर नर्सरी उगानी है उससे पहले अच्छी प्रकार जुताई कर समतल बना लेते हैं तथा क्यारियां बनाकर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर सिंचाई कर गीला कर देते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके उपरांत उसे पारदर्शी 200 गेज की पॉलीथीन या काली पॉलीथीन की चादर से ढककर चारों तरफ से मिट्टी से दबा देते हैं ताकि पॉलीथीन के अंदर से हवा तथा वाष्प बाहर ना निकल सके। ऐसा करने से 5 से 10 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और इसमें लगभग
45 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है, जिससे भूमि में रहने वाले रोगजनक, हानिकारक कीट और उनके अंडे तथा खरपतवार इस तापमान पर मर जाते हैं। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण की यह प्रक्रिया 10 जून तक की जा सकती है, क्योंकि इस समय वातावरण का तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें उगने वाली नर्सरी का भूमि जनित रोगों एवं कीटों से काफी हद तक बचाव होता है। आवश्यकता अनुसार 4 से 6 सप्ताह बाद पॉलिथीन की चादर हटाकर मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करके क्यारियां बनाते हैं, फिर बीज की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप 4 से 6 सप्ताह से अधिक दिनों तक पॉलिथीन रखते हैं तो उसमें कठिनतम रोग, कीट व खरपतवारों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम इसमें नियंत्रण नहीं होने वाले खरपतवारों की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से नागरमौथा, दूब घास आदि का नियंत्रण इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो पाता है। इसके अंतर्गत कुछ सावधानियों को रखने की आवश्यकता होती है, जैसे जहाँ पर मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है वहाँ आप जुताई नहीं करें। यदि आप जितनी अधिक जुताई करेंगे, इस प्रक्रिया का फायदा उतना ही कम मिलेगा। यहाँ पर हमेशा डिबलिंग, सीड ड्रिल विधि के द्वारा ही बुआई करनी चाहिए। मृदा सौरीकरण के जो परिणाम देखे गए हैं, उसमें फसलों के उत्पादन से 60% तक वृद्धि दर्ज की गई है। अतः अगर किसान भाई यदि मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आगे आने वाले 3-4 वर्षों तक उस क्षेत्र पर उगाई गई नर्सरी को कीट रोग मुक्त रख सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई मृदा सौरीकरण प्रक्रिया को अपनाकर आप रोग मुक्त, कीट मुक्त, खरपतवार मुक्त स्वस्थ नर्सरी पौध प्राप्त कर आप अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भमरौली, जिला धौलपुर के कृषक ब्रजेंद्र सिंह ने। यह बकरी की सिरोही नस्ल की विशेषता एवं उसके पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि बकरी पालन अपने आप में एक आजीविका सुधारने में सक्षम है और सिरोही नस्ल की बकरी मुख्य तौर की जलवायु में अच्छी तरह से उपयुक्त है, क्योंकि सिरोही नस्ल की बकरी में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी है। प्रदेश के बहुत से लघु एवं सीमांत किसान बकरी पालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान बकरी पालन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे प्रमुख बात है बकरी के उन्नत नस्लों के चुनाव की। इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी लाए हैं बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में। इस बकरी का मुख्य 2 कलर पाए जाते हैं, एक लाल कलर पे भूरे धब्बे और एक लाल कलर की बकरी होती है। इसकी पीठ में एक झोल पाया जाता है। उसका शरीर का वजन लगभग 25 किलो से 30 किलो के आसपास रहता है। किसान भाइयों, बकरियों की सही बढ़वार के लिए समय समय पर संतुलित आहार देना आवश्यक होता है। इसके अलावा बकरियों को साल में 3 बार कृमिनाशक दवा पिलाएं ताकि पेट के कीड़ों से निजात पाई जा सके। गर्मियों में मुख्य तौर से बकरी पालन के लिए जो सावधानी रखते हैं वो है कि एक तो साफ पानी इनको मिलना चाहिए। इनकी ग्रेजिंग की, चरने की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। यदि चरने की व्यवस्था जहाँ सीमित मात्रा में है वहाँ देसी बबूल है, काफ़ी मात्रा में रहते हैं, झरबेरी है, बेर के पौधे, पत्तियाँ हैं, इनको खिलाना चाहिए। इसके साथ साथ सूखा जो चारा है वो लेग्यूम्स का, जो चना का खारिया है, उड़द का खारिया है, मूंग का खारिया है और गंवार का खारिया है, ये इनको सूखे चारे के रूप में देना चाहिए। इसके साथ साथ इनको जो बकरियां प्रेग्नेंट है या दूध दे रही है उनको लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से दाना भी खिलाना चाहिए। उस दाने में लगभग 80% जौ और 10% खली तथा इसके साथ साथ 10% लेग्यूमिनस चूरी मिला देते हैं और उसमें 2 किलो नमक व 2 किलो खनिज लवण दे देते हैं, ताकि ये जो दाना देते हैं इससे बकरियों में दूध उत्पादन अच्छा रहता है और इसके साथ साथ इनके बकरियों की ग्रोथ रेट भी अच्छी रहती है। किसान भाइयों, बकरियों के लिए जो बाड़ा बनाया जाता है ध्यान रखें कि इसका फर्श कच्चा रहे
ताकि बकरियों के मूत्र को आसानी से सोख सके, जिससे बकरियों को हमेशा सूखा स्थान मिले। इस तरह बनाए गए बाड़े में बकरियां स्वस्थ रहेंगी, जिस कारण से इनमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी और इनसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। बकरियों में जो मुख्य तौर से जिनका स्वास्थ्य के हिसाब से जो ध्यान रखते हैं वो इसमें समय से टीकाकरण व डिवर्मिंग कर देना चाहिए। साल में लगभग 3 से 4 बार इनमें डिवर्मिंग कर देते हैं। बकरी के पेट में जो कीड़े हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे और फरवरी के महीने में इनमें ईटी का वैक्सीन लगता है, वो ईटी का वैक्सीन लगा देते हैं ताकि जैसे ही बारिश आती है तो उस बारिश में इनके रोग वगैरह की दिक्कत नहीं आए। और इनका घर आवास जो व्यवस्था है वो एकदम साफ सफाई रखनी चाहिए। इनके आवास में जहाँ पे कच्चा स्थान है वहाँ पे वो नमी नहीं होनी चाहिए और गीलापन नहीं होना चाहिए ताकि इनमें खुरों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए। लगभग इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो किसान बकरी पालन करता है वो एक अच्छा आमदनी का जरिया बना सकता है और अपनी आजीविका को मजबूत कर सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर।